सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। कल हमने राज्य के राज्यपाल के विषय में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात की जाएगी। तो राज्य मंत्रिपरिषद हमने संसद में देखा था कि जिस तरीके से मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई है, वहाँ संसद होती है, संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जो होता है अभिनंग होता है। उसी तरीके से राज्यों में मंत्रिपरिषद होती है। राज्यों में मंत्रिपरिषद होती है कि जिस तरीके से संसद में मंत्रिपरिषद सरकार की प्रमुख इकाई होती थी, उसी तरीके से राज्य में जो सरकार होती है उसकी प्रमुख इकाई के रूप में मंत्रिपरिषद काम करती है। तो मंत्रिपरिषद में जो मुख्य होता है वो होता है आपका कौन सा? मुख्यमंत्री। जिस तरीके से प्रधानमंत्री होते थे उसी तरीके से सबसे सर्वेसर्वा जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद फिर आंतरिक कैबिनेट होती है। आंतरिक कैबिनेट ये 2-4 मंत्रियों से मिलकर के बनती है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इस तरीके के 2-4 जो मंत्रालय हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको मिला करके बनती है। फिर कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है उससे जो बाद के वाले मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री। फिर राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री ये अदर तरीके के मंत्री होते हैं। फिर संसदीय सचिव एक प्रावधान किया गया है कि किसी को मतलब मंत्री भी बना दिया, इसे मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है और उनको काम नहीं रहता है उस तरीके का, रहते वो विधायक ही हैं, किसी को भी संसदीय सचिव बना दिया जाता है। तो उस तरीके से अभी दिल्ली में हम देख रहे थे पिछले समय में कुछ इसको लेकर के जो संसदीय सचिव थे उसको लेकर के कोर्ट में केस गया था, जिसमें वहाँ की कोर्ट ने फिर जो संसदीय सचिव बनाए गए थे उनको हटाने का प्रावधान कर दिया गया था। क्योंकि ये होता क्या है कि 91 संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या डिसाइड कर दी गई, लेकिन होता क्या है कि पार्टियाँ कुछ लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विधायकों को संसदीय सचिव बना देती हैं। तो ये पद मतलब मंत्री में नहीं आता, लेकिन हाँ मंत्री के बराबर इसको दर्जा देने की कोशिश की गई। तो वर्तमान में क्या है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सलाह व सहायता देगी। तो राज्यपाल हमने बताया था कि किन किन मामलों में मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, किसमें स्वाभाविक अधिकार से काम करता है और कहाँ कहाँ वो विशेष उत्तरदायित्व की वजह से काम करता है। तो उसी आधार पर कहा गया कि अनुच्छेद 163 के तहत एक मंत्रिपरिषद होगी राज्य में, और वो मंत्रिपरिषद क्या तो राज्यपाल को सलाह व सहायता देने का काम करेगी। देखते हैं भारत में वर्तमान में जो राज्य हैं 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में हर राज्य की अपनी अलग अलग मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 164 कहता है कि जो मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा वेतन आदि के बारे में बात की गई। तो अनुच्छेद 164 का एक जो प्रावधान करता है वो कहता है कि अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते थे उसी तरीके से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री फिर सलाह देगा तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। फिर प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। तो यहाँ प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राज्यपाल ही इनको हटाने का प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका अहम रहती है। अगर सरकार को यानी कि जो राज्य में सरकार है उसको अगर बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल हटा सकते हैं, ठीक है। तो किसके? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो प्रत्येक व्यक्ति होगा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो विधायक होगा सब व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राज्यपाल के प्रति ही होगा। अगला जो अनुच्छेद 164 का 2 कहता है मंत्रिपरिषद जो होगी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल राज्यों में होता है। राज्यों के विधानमंडल का जो लोकप्रिय सदन होता है, जो प्रतिनिधियों द्वारा यानी कि डायरेक्ट वोटिंग से चुना जाता है, वो होता है विधानसभा। जो विधायक हम चुनकर भेजते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, और विधान परिषद किसी किसी राज्य में होती है। तो इसलिए कहा गया है कि क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी इसलिए क्योंकि संसद में बताए थे तो संसद में भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से होती थी। वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई गई है। आगे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 164 का 3 कहता है मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य यानी कि प्रत्येक सदस्य राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। तो मंत्री जो होते हैं वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं, किसके? राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, ठीक है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की कुल सदस्यों की जो मंत्रियों की संख्या है विधानसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो जितने भी मंत्री हैं वो टोटल जो 15% वहाँ की संख्या है उसके 15% ही हो सकते हैं। मतलब विधानसभा में जितनी संख्या है उसके 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। जैसे यूपी में 400 के आसपास हैं टोटल विधानसभा के सदस्य, तो यहाँ देखेंगे कि हम 60 के आसपास मंत्री बनेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बनाए जाएंगे। वो अलग है कि संसदीय सचिव बना करके
मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि मान लो किसी राज्य में सीट 60 के आसपास है, वो उसका अगर हम 15% देखेंगे तो बहुत कम हो जाएंगे, तो इसलिए कम से कम 12 मंत्री बनेंगे और अधिक से अधिक 15% की बात लगेगी, ठीक है। फिर अनुच्छेद जो 164 का 4 कहता है, यदि कोई विधानमंडल का बिना सदस्य हुए पद धारण कर लेता है, तो यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना पद धारण करता है, तो मंत्री पद धारण करता है, तो ऐसा व्यक्ति 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी न किसी एक सदन का सदस्य बन जाएगा। मतलब ये है कि अगर 6 महीने तक कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य हुए बिना से सदस्यता का धारण कर लेता है, यानी विधायक बन जाता है या मंत्री बन जाता है, तो उसको क्या है कि 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी, अन्यथा वो अपना मंत्री पद त्याग देगा। मतलब ये है कि अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाता है, तो क्या होगा कि वो अपना मंत्री पद जो होगा उसको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन अनुच्छेद 164 का 4 करता है। अनुच्छेद 164 5 के तहत जो प्रावधान किया गया है, उसमें कहा गया कि मंत्रियों के जो वेतन भत्ते होंगे ऐसे होंगे जो राज्य का विधानमंडल समय समय पर निर्धारित करे। तो इनको वेतन भत्तन जो राज्य जो संचय निधि होती वहाँ से पैसा आता है, तो इसलिए समय समय पर क्या होता है कि जो संसद राज्य विधानमंडल होता है वो डिसाइड करता है राज्य, क्योंकि राज्य के खर्चे में ये शामिल होते हैं इनके खर्चे, इस वजह से राज्य का विधानमंडल। उसी तरीके से संसद डिसाइड करती है जो वहाँ के सांसद होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 164 जो 166 कहता है, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो कार्यपालिका कार्रवाई है वो राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। तो अनुच्छेद 177 जो था वो कहता था जो संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही है वो किसके राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 166 कहता है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। फिर अनुच्छेद 167 कहता है कि राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है, तो मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि राज्यपाल को जानकारी वो देता रहे समय समय पर कि राज्य में क्या प्रशासन चल रहा है, और जो राज्यपाल है वो चाहे इसी के थ्रू मुख्यमंत्री से जानकारी मांग भी सकता है कि राज्य में क्या स्थितियां हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 165 में प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो होता है, उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 165 के तहत। तो इसमें हम कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक महाधिवक्ता होगा, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन महाधिवक्ता के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त हो सकेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो राज्य का महाधिवक्ता वही बनाया जाएगा जिसके पास उच्च न्यायालय की योग्यता हो कि वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सके, ठीक है। उसको नियुक्ति कौन कर देगा, तो राज्यपाल, राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो उसको नियुक्त करेंगे किसी राज्य के महाधिवक्ता को। जो महाधिवक्ता होता है इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो हमने जब केंद्र में पढ़ा था कि जो महान्यायवादी होते हैं उनका भी कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे 5 साल तक सरकार रहती है जिस भी पार्टी की, उसके बाद जैसे सरकार बदलती है तो फिर वो जो महाधिवक्ता या महान्यायवादी है वो तुरंत हट जाते हैं उन्हीं सरकार के साथ ही। तो इसका वेतन जो होता है राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता का कर्तव्य क्या होता है, तो सरकार को कानूनी सलाह देना होता है। तो ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है एक तरीके से देखा जाए तो जो महाधिवक्ता होता है, इसीलिए इसे राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। क्योंकि विधि से जो रिलेटेड यानी कि लीगल जो मामले होते हैं सरकार के समक्ष, उन मामलों में सरकार का पक्ष यही रखता है जो महाधिवक्ता होता है, और संघ में महान्यायवादी। महाधिवक्ता उन कानूनी कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो राज्यपाल या भारत के संविधान द्वारा उसको सौंपे जाते हैं। तो संविधान में अगर और भी प्रावधान जोड़ दिए जाए तो वो भी करेगा, और राज्यपाल चाहे तो उनको और भी काम दे सकते हैं, ठीक है। काम मतलब जो लीगल काम है सरकार से रिलेटेड वाले वो चीज़ है। महाधिवक्ता अपने राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकेंगे, फिर बोल सकेंगे, लेकिन किसी सदन में मतदान नहीं कर सकेंगे। देखो किसी भी सदन में होता क्या है कि सरकार का पक्ष रखने के लिए इनको बुलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो सदन होता है उसमें भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठकों में जाकर के किसी भी बैठक में, किसी बैठक और जो समितियां होती हैं उनकी भी बैठक में जाकर के भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते, क्योंकि मतदान देने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो संसद यानी कि सदन का सदस्य होता है, ठीक है। ये सदन के सदस्य तो होते नहीं हैं, इस वजह से ये मतदान नहीं कर सकते। महाधिवक्ता अपने इस अधिकार का प्रयोग विधानमंडल के किसी समिति में भी कर सकता है। तो विधानमंडल के तहत जो समितियां बनती हैं उनमें भी ये क्या कर सकते हैं, तो अपने इस जो इनको अधिकार दिया गया है उस अधिकार का प्रयोग ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर महाधिवक्ता जो होता है वो सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य के खिलाफ किसी भी मामले में न्यायालय में बहस नहीं करेगा। तो इसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य के खिलाफ जो कोई मामला होगा
तो जो राज्य का महाधिवक्ता होगा वो क्या करेगा, उसमें बहस नहीं करेगा उसके खिलाफ। लेकिन दीवानी मामले में यह अनुमति लेकर राज्य मतलब बहस कर सकता है। अगर राज्य के खिलाफ कोई दीवानी मामला है और ये सरकार उसी राज्य से अनुमति ले लिया है तो उन मामले में वो बहस कर सकता है राज्य के खिलाफ भी जा कर के। परंतु फौजदारी मामले में बिल्कुल मना कर दिया गया है। मतलब फौजदारी अगर मामला है राज्य के खिलाफ तो उसमें जा कर के ये अपनी जो मतलब दलील है ये नहीं दे सकता है। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संबंधित राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में भाग लेने का अधिकार रखता है। मतलब उस राज्य में राज्य सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार से जुड़े कोई भी मामला है उसमें क्या होगा, महाधिवक्ता जो होता है वो पूरे राज्य में जाकर के किसी भी न्यायालय में बहस कर सकता है और राज्य सरकार का पक्ष रख सकता है। उसमें सरकार के बाद मतलब एक देखिए अंग के रूप में वो प्रस्तुत होता है। तो महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए संबंधित क्षेत्र यानी कि राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो महाधिवक्ता होता है राज्य में एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हमने मंत्रिपरिषद देखी, मंत्रिपरिषद के बाद में महाधिवक्ता देखा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो विधानमंडल होगा। विधानमंडल मतलब इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों आती हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो आज तक यहीं तक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।